जी हाँ, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का वाईटी पीसीएस में एक बार फिर से। और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के विषय में, यानी कि जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत के जो सोर्स आप कह सकते हैं, उन सोर्स के विषय में चर्चा करेंगे आज के क्लास में हम लोग। तो पूरा आज का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइएगा, क्योंकि पूरा लेक्चर आपको आराम से लिख लेना है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको हर बात जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में नहीं आ पाएगी। और ये चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट करें हम लोग इतिहास का। इसके पहले के वीडियो में हम आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किए थे कि भारतीय का इतिहास जो है, भारत का जो इतिहास है वो किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम आपको बताए थे कि सबसे पहले पूरे इतिहास को प्रारंभ करने से पहले हम लोग को भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ना पड़ेगा। यानी स्रोत का मतलब होगा कि जो हम भारत के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं वो भारत के इतिहास की जानकारी हमको कहां से मिलेगी। चाहे कोई भी हम लोग भारत का कोई भी इतिहास पढ़े, चाहे प्राचीन भारत के इतिहास की बात कीजिए या मध्यकालीन की बात कीजिए या आधुनिक भारत की बात कीजिए, जब कभी हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो उसका जानकारी कहां से मिलेगा, उसके जानकारी का कोई ना कोई तो माध्यम होगा ना। उसी माध्यम के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उन सभी माध्यम को देखेंगे कहां कहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, जब हम आपको पूरा फ्लो चार्ट बता रहे थे तो उसमें एक आपको बताए थे आपको प्राग ऐतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आपको बताए थे केवल पुरातात्विक स्रोत हमें मौजूद था, साहित्यिक स्रोत मौजूद नहीं था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल जिसमें हड़प्पा और वैदिक पढ़े थे, उसमें पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ हमको साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त थे, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सकता था, केवल वैदिक साहित्य को छोड़ दिया जाए तब। और इसके बाद हम लोग जब ऐतिहासिक काल की बात कर रहे थे तो ऐतिहासिक काल में जो हम आपको बताए थे उसमें ये बताए थे कि इसमें हमको पुरातात्विक स्रोत भी पता रहेगा और साहित्यिक स्रोत भी पता रहेगा और उन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ भी सके हैं। तो उन्हीं सोर्स के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास के स्रोत है। इसे आप यहाँ पे प्राचीन भी जोड़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कहां कहां से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इतिहास को जानने के लिए देखिए आपके पास दो माध्यम है। एक, या तो आपके पास जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा जो साहित्यिक स्रोत है उनसे आप इतिहास के विषय में जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे अभिलेख है, जैसे अशोक का अभिलेख वगैरह का नाम आप सुने होंगे। उसी प्रकार से हम लोग सिक्का के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब कि जो प्राचीन काल में जो सिक्के मिले हैं, जो क्वाइंस मिला है, उन सभी से भी हमको इतिहास के विषय में जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ स्मारक, जो पुराने भवन है, बहुत पुराने जो स्मारक हैं, उन सभी से भी हमको इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। मूर्तियों से प्राप्त होती है, बर्तन से प्राप्त होती है, चित्रकला से, मुहर से, ये सारे ऐसे मतलब आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है और इन सभी पुरातात्विक स्रोत से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये तो हो गया पुरातात्विक स्रोत के विषय में बात कर लिए हम लोग, यानी कि जो आर्कोलॉजिकल सोर्स बात करेंगे वो आर्कोलॉजिकल यहाँ पे सोर्सेज की चर्चा कर ली है। अब जो दूसरा हमारे पास है वो क्या है, तो साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेली सोर्स से भी हम लोग जानकारी इतिहास के विषय में जो है हमें प्राप्त हो जाती है। साहित्यिक स्रोत देखिए दो प्रकार का यहाँ से आप देखने को आपको मिलेगा। एक तो विदेशियों के द्वारा, मतलब भारत में बहुत सारे विदेशी आए होंगे, या आपको पता होगा आए थे। अब वो जो विदेशी जो भारत में आए, भारत में रहे, भारत भ्रमण के बाद जब वो अपने देश गए तो अपना यात्रा वृत्तांत लिखे। तो यात्रा वृत्तांत में बहुत सारा हमको जानकारी भारत के विषय में प्राप्त हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ भारतीय भी आपको सोर्स मिलेंगे, जो कि भारतीय इतिहास में आपको इसकी जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी भारतीय साहित्य से, यानी इंडियन लिटरेरी से, ठीक है ना। अब यहाँ पे भारतीय साहित्य में आपको मुख्य रूप से तीन प्रकार का चीज आपको देखने को मिलेगा। एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य और एक आपको संगम साहित्य। उसके पहले अगर हम लोग विदेश की बात करेंगे तो विदेशी साहित्य में मुख्य रूप से आपको तीन जगहों के लोग आपको दिखाई देंगे। एक यूनानवासी,
या तो आप रोम कह सकते हैं। यूनान और रोम के जो लेखक है उनका जो उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उन सभी पुस्तकों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उन सभी में कौन कौन से लेखक आते हैं, तो जो प्रमुख लेखक हैं उनमें से मेगास्थनीज है, टॉलेमी है, हेरोडोटस है, निरियाकस है, अरिस्टोबुलस, टेसियस, डाइमेकस, प्लिनी, ठीक है, उसके बाद आर्निसिकियस, ठीक है ना। तो ये सारे आपको मिलेंगे यूनानी और रोम लेखक, और इन सभी के पुस्तक के विषय में भी चर्चा हम लोग जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल हम आपको भारतीय इतिहास का जो सोर्स है इसके विषय में जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। जब चीनी लेखक की तरफ बढ़ेंगे तो जो चीनी लेखक जो भारत में आए वो अपना एक पुस्तक लिखेंगे, उन सभी पुस्तक का नाम भी आपको बताएंगे। तो चीनी लेखक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 4 हैं। कौन कौन से? एक फाहियान का नाम आपने सुना होगा, एक ह्वेनसंग है, ह्वेनसंग, एक आपको इत्सिंग और एक सुंग यून, ठीक है ना। ये 4 लेखक जो है वो चीनी लेखक हैं, और इनका जो यात्रा वृतांत है उनमें भी हमको भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यानी भारत के इतिहास पढ़ने का जब हम लोग सोर्स बात करेंगे तो इन पुस्तक का भी सहारा आपको लिया जा सकता है। ये जो चीन के लेखक थे उनका सहारा लिया जा सकता है। अगला जो है वो है आपके अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में जो मुख्य रूप से आते हैं वो अल सुलेमान आते हैं, अल मसूदी आते हैं, इब्न बतूता और अल बरूनी आते हैं। ये जो मुख्य रूप से 4 हैं ये अरबी लेखक है। अरबी लेखक जो है वो इनके भी जो पुस्तक लिखे गए हैं उनसे भी हमको भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग तो विदेशी वाला देख लिए, अब जरा भारतीय साहित्य को देख लेते हैं और भारतीय साहित्य को किस प्रकार से बांट के हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे। देखिए ये जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सभी चीजों से केवल हमको इतना हेल्प मिलेगा कि जो भारत के इतिहास है उसका पुख्ता प्रमाण हमें मिलेगा कि हाँ भारत का इतिहास इस प्रकार से जो है वो घटित हुई होंगी। भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से भारतीय साहित्य की बात करेंगे तो 3 साहित्य की चर्चा होती है यहाँ पे। एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य और एक संगम साहित्य। संगम साहित्य में जो चीजें आती हैं वो तिरुकुल्लर, शिल्पादिकारम, मणि मेखलय और जीवन चिंतामणि। ये जो 4 आपको साहित्य मिलेंगे, पुस्तक मिलेंगे, इन चारों पुस्तकों से आपको भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य का मतलब है कि किसी ये धर्म से संबंधित नहीं है, आपको पता होगा। जैसे बहुत सारे अलग अलग जो हैं वो पुस्तकों को लिखे हैं, जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। आपको सभी के हम राइटर के नाम बताएंगे, सारे के राइटर के नाम बताएंगे। जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पुस्तक या जितने आपको यहाँ पे राइटर या इतिहासकार दिखाई दे रहे हैं, सभी के द्वारा जो जो पुस्तकें लिखी गई होंगी वो सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि पूरा भारतीय इतिहास की जानकारी आपको जो है वो हो सके। हम आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य का तो अर्थशास्त्र इसमें आता है, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित्र, कादम्बरी, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये चारों पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ये सभी के राइटर के विषय में आपको बताएंगे। और यहां से ये जितने आपको राइटर दिखाई दे रहे हैं, ये जितने आपको पुस्तक दिखाई दे रही है, इस सभी पुस्तकों से कभी न कभी आपको किसी न किसी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको बन ही जाते हैं। खास करके आप अगर यूपीएससी की बात करोगे या किसी स्टेट पीसीएस की बात करोगे या दरोगा वगैरह एग्जाम्स की बात करोगे जो ग्रेजुएशन लेवल पे होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में यहां से आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। अगर हम लोग भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य की बात करेंगे तो धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से देखिए 3 साहित्य आता है। एक जैन साहित्य, जैन धर्म से संबंधित वाला, एक बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित वाला, और एक ब्राह्मण साहित्य, सनातन धर्म से संबंधित वाला। तो इन तीनों से साहित्य में जो भी पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों से भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि भारतीय इतिहास में आगे चल के जब हम आपको सोर्स पढ़ा देंगे, स्रोत पढ़ा देंगे, तो स्रोत पढ़ाने के बाद क्या पढ़ाएंगे, तो स्रोत पढ़ाने के बाद पहले तो एक एक करके इसका डिटेल आपको बताएंगे। जैसे अगला क्लास में हम आपको पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट करेंगे,
ये पूरा तात्विक स्रोत पूरा आपको पढ़ाएंगे, जिसमें अभिलेख पढ़ाया जाएगा, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, बर्तन, चित्रकला और मुहर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, तो साहित्यिक स्रोत पढ़ाएंगे। साहित्यिक में सबसे पहले विदेशी सोर्स पढ़ा देंगे, उसके बाद इंडियन सोर्स पढ़ाएंगे। तो ये सभी पढ़ाने के बाद जहां से इतिहास स्टार्ट होता है वो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होता है, यानी स्टोन एज से स्टार्ट होता है। जब हम आपको स्टोन एज पढ़ाएंगे, स्टोन एज के बाद स्टोन एज को कैसे कितने भागों में बांटा गया है, यानी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, फिर पाषाण काल के भी कितने सब डिवीजन किए गए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जब पूरा हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा, यानी पाषाण काल खत्म हो जाएगा, तब हम लोग किस में आ जाएंगे, आद ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे। और आद ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और साथ में वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो प्राचीन भारत में आ जाएंगे, यानी कि प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद ऐतिहासिक काल हो गया। इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे, यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएंगे। तो ऐतिहासिक पीरियड में हम आपको बताए थे 3 भागों में बांटे थे, जिसमें से एक प्राचीन भारत का इतिहास था, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास था, एक आधुनिक भारत का इतिहास था। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 16वीं सदी से, यानी माफ कीजिएगा 600 ईस्वी से, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 600 ईसा पूर्व में मुख्य रूप से उस समय हम लोग 16 महाजनपद की चर्चा करेंगे, यानी 16 महाजनपदों से स्टार्ट करेंगे। और उन सभी 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होगा वो होगा काशी। लेकिन प्रारंभ में काशी, आगे चल के जो है सबसे शक्तिशाली बनेगा मगध। और आपको बताएंगे कि जो 16 महाजनपद के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है या जो मगध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसका कहीं ना कहीं पूरा सोर्स जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, जैन साहित्य से और बौद्ध साहित्य से, इन्हीं दोनों साहित्य से हमको मगध का इतिहास पता चलता है। इन्हीं दोनों के साहित्य से हमें 16 महाजनपदों का इतिहास पता चलता है। अगर ये दोनों साहित्य नहीं लिखे जाते तो शायद ही हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिल पाती या हमें जो है वो मगध साम्राज्य की जानकारी मिल पाती। तो पूरा का पूरा उसका जो उल्लेख है वो इन्हीं दोनों साहित्य में मिलेगा, जिसमें इसमें आपको अंगुत्तर निकाय यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, आने वाले टाइम पे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से वो साहित्य हेल्प करेगा आपको। तो इसीलिए सोर्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमको पता चल जाए कि जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसीलिए धार्मिक साहित्य को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य, एक बौद्ध साहित्य, एक जैन साहित्य। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन आएगा, आपको एक पुस्तक का नाम, एक भद्र बाहु चरित्र आएगा, एक भगवती सूत्र आएगा, एक आपको कल्प सूत्र आएगा, ठीक है ना। और इसी भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जो है वो जानकारी प्राप्त होगी। जबकि बौद्ध साहित्य में सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र और दिव्यावदान, इतना सारा बौद्ध साहित्य से संबंधित है। बहुत सारे एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए जो सुत पिटक है या जो विनय पिटक है इनका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है या किस धर्म के साहित्य से है। बौद्ध धर्म साहित्य, जैन धर्म साहित्य, वैष्णव धर्म साहित्य, या फिर कोई भी एक और दे सकता है, ईसाई धर्म या तो इस्लाम धर्म साहित्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म साहित्य हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका और भी क्वेश्चन आता है कि भद्र बाहु चरित्र का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से है, तो वो जैन साहित्य से हो जाता है। या तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है पूछेगा। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और परिशिष्ट पर्वन। तो आंसर परिशिष्ट पर्वन हो जाएगा, क्योंकि आपसे बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं पूछा गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो उलट पुलट के आपको हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में तो चीजें आपको दिखाई देंगी, बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। लेकिन अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य में देखिए बाबू बहुत सारा चीज है। इसमें स्मृति भी है, पुराण है, उपवेद है, षड्दर्शन है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो महाकाव्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, इतना सारा चीज आपको पढ़ना है। वेदांग में भी देखिए बहुत प्रकार है, जैसे वेदांग में शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इतना डिटेल हमको स्टडी करना पड़ेगा। जबकि उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसके विषय में स्टडी करना पड़ेगा। आरण्यक की बात करेंगे तो तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय, ये सारे का स्टडी करना पड़ेगा। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय, कौशितकीय, गोपथ ब्राह्मण का चर्चा करना पड़ेगा। वहीं पे वेद की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो वो हम लोग वेद वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। महाकाव्य में रामायण और महाभारत की हम लोग चर्चा करेंगे। दो मुख्य आपको महाकाव्य देखने को मिलेगा, एक महाभारत और एक आपको रामायण। और इसके बाद जब हम लोग स्मृति की बात करेंगे तो स्मृति में आपका आएगा मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये तीनों स्मृति की हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं पे पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण का आपको चर्चा जो है हम लोग अपने डिटेल रूप से करेंगे। जबकि उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये आपको 4 मिलेंगे। और यहीं पे षड्दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और इसके प्रवर्तक कौन थे, इन सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप कोई भी स्टेट पीसीएस का जब आप पेपर देंगे, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे झारखंड पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, या आरएस का एग्जाम दीजिए या यूपीएससी दीजिए, यहां से लगभग एक क्वेश्चन जो है वो आपको बनते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से, यानी भारतीय इतिहास के स्रोत से। अब देखिए इन सभी का एक एक करके हम लोग डिटेल देखेंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे कि इसके पहले वाला लेक्चर जो है वो नहीं अटेंड किए होंगे, तो उनको हम एक सजेस्ट करेंगे कि देखिए भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत इतिहास है, प्राचीन भारत के इतिहास के आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। वहां पे लिंक में आप जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास को कैसे बांटा गया है, कैसे फ्लो चार्ट से उसको बांटे हैं और पूरा इतिहास किस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप पहला वीडियो से लेकर सारा वीडियो देखेंगे तो आपका इतिहास का तैयारी का एक जो बेस कह सकते हैं, जो आधार कह सकते हैं, वो बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आप जो है वो अपने से पढ़ाई कर सकेंगे। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर इस चैनल के साथ नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगला वीडियो आपके पास जाएगा, इसके लिए आपको बेल बटन पे क्लिक करके एक नोटिफिकेशन का जो है वो आएगा, वो नोटिफिकेशन वाला भी बटन आपको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ताकि इसके बाद का जो हम लोग डालेंगे वीडियो वो आपको पता चल जाए। अगला वीडियो हम लोग जो है वो क्या चीज का देखेंगे, तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत का एक एक करके देखेंगे, या तो एक एक वीडियो में एक एक करके या दो वीडियो करके देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक बार सभी वीडियो को एक साथ जोड़ देंगे और जोड़ के आपको जो है वो सेंड कर देंगे, पूरा एक साथ भी आप देख सकते हैं। और सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत में, हो सकता है पहला हम लोग अभिलेख से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत से स्टार्ट करेंगे। आप पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले क्या चीज से स्टार्ट करेंगे, तो अभिलेख से स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार से आगे हम लोग जो है वो चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार का हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।